व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स एसआई यूनिट, इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो पहले क्वेश्चन में ये पूछा था इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, उसकी एसआई यूनिट बतानी है और वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बताना है आपको। तो देखते हैं उदय का आंसर, उदय ने क्या दिया था। उदय ने बोला था उदय देखो आगे से तुमको ध्यान रखने की क्वेश्चन कभी मत लिखना, तुम्हारा आधा टाइम तो इसी में लग गया था, क्वेश्चन मत लिखना आगे से कभी। तो देखो इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी विच कैन एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। इट इज इट इज ठीक है, ये डेफिनेशन सही लिखी तुमने। इट इज एसआई यूनिट ऑफ कूलम, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी भी ठीक लिखी। यहाँ पर जो बच्चे तुमने लिखा है कि इट इज एसआई यूनिट ऑफ कूलम, तुमने कूलम जवाब सही दिया है कि उसकी एसआई यूनिट होती है, लेकिन जो तुमने गलती की है ना वो इंग्लिश में की है गलती। मतलब इस जो तुमने लिखा है उसका मतलब है इट इज एसआई यूनिट ऑफ कूलम, यानी कि चार्ज जो है आपकी एसआई यूनिट है कूलम, मतलब कि चार्ज कूलम जो है वो चार्ज की एसआई यूनिट है, जो कि उल्टा है एकदम, है ना। कूलम चार्ज की एसआई यूनिट थोड़ी है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम है। आई मीन चार्ज कूलम के तुमने मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया। कूलम चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज कूलम की एसआई यूनिट नहीं है। कूलम कूलम है चार्ज की एसआई यूनिट, ठीक है। तो तुमने ऐसी इंग्लिश लिखी, मेरा ही सर घुमा दिया। तो इट इज सर क्या साकेत, क्या साकेत। इट इज एसआई यूनिट इज कूलम, इज होगा इज कूलम। हाँ इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, वेरी गुड, इज आएगा एग्जैक्टली exactly. ठीक है, इज आएगा तब ये सही हो जाएगा। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, ठीक है। तो ग्रामर का तो मार्क्स काटना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तो इस क्वेश्चन में तुमको मिलेंगे पूरे मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर का था ना, तो उदय को यहाँ पर मिलेंगे 3 मार्क्स। ओके, तो आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, नहीं नहीं साकेत का भी देख लेते हैं। साकेत ने जो लिखा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, फोर्स, ये क्या लिखा है साकेत, फोर्स ऑन, अच्छा फोर्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, इज देयर इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज वेक्टर। पहली चीज साकेत, इलेक्ट्रिक चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर। नहीं सर, नहीं सर, आगे भी लिखे हैं सर, इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज वेक्टर क्वांटिटी, नो इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज एसआई यूनिट इज कूलम। ओ अच्छा ठीक है। तो साकित इतना नहीं लिखना होता है पता है। इस ये देखो, ये तुमने जो लिखा है ना, मैं समझ पा रहा हूँ कि ये तुम्हारे मन में जो था, मतलब जहां से भी तुमने पढ़ा होगा वो नोट्स के फॉर्म में था। ये चीजें जब टीचर पढ़ाते हैं वो लिखवाते वक्त पढ़ाते हैं कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये हेडिंग डालते हैं, उसके बाद हम जवाब लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तुमको ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, तुम क्वेश्चन बनाने वाले से, मतलब कि टीचर जो चेक कर रहा है उससे मत पूछो कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज या स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। तो मैं तुमको बता रहा हूँ ये वाली चीज नहीं लिखना जो मैं कट कर रहा हूँ। नो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तुमको बोलना ही नहीं है कि क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये सब नहीं बोलना, सीधा बोलना है इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तुम्हारा टाइम भी बचेगा और टीचर तुम्हारा 0.1% मार्क्स भी नहीं काट सकता इसमें, ठीक है। तो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये सही है, तो इसके मार्क्स तुमको पूरे मिलेंगे। इट इज एसआई यूनिट इज कूलम, इट्स लिख सकते हो, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, ये भी ठीक है। और डेफिनेशन भी तुम्हारी ठीक है, लेकिन साकिब एक चीज मैं बोलूंगा, यहाँ जो डेफिनेशन, ऑनेस्टली बताना, ठीक है, ऑनेस्टली बताना, कुछ नहीं कहूंगा मैं, ये डेफिनेशन तुमको याद थी अच्छे से। यस सर, अभी सुना देंगे सर। ऐसा याद है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, मतलब मैं यस। गलत नहीं बता रहा इसको, लेकिन मतलब कि यहाँ पर पहली चीज ये सब नहीं भी लिखोगे, देखो एक्स्ट्रा तुमने लिखा बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव लाइक चार्ज रिपेल अनलाइक चार्ज अटैक, लेकिन सर उस दिन इतना, सर उस दिन बोलो। सर घर में क्लास कर रहे थे ना, लड़का लड़की सब लाइक अट्रैक्ट रिपेल जो बता रहे थे सर, वो बोला, तो उसमें भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सर बनाए, अच्छा अच्छा, चलो लिख दिए। फिर बिल्कुल सही है साकिब, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, दोनों का ये जवाब बहुत अच्छा था, 3 मार्क्स दोनों को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू लिखनी है। तो उदय क्वेश्चन मत लिखना बच्चे, आगे से द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, आपको दिख रहा है ना।
दिख तो रहे ना आपको, -1.6 इंटू 10⁻⁴, ये वेरी गुड, सही है। प्रोटॉन पे जो है +1.6, ये भी सही है। न्यूट्रॉन पे सही है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? ये क्वेश्चन था 1.5 मार्क्स का, तो आपको पूरे पूरे मिलेंगे इसमें 1.5 मार्क्स। साकेत का भी देख लेते हैं। साकेत, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, सही है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, फिर उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन द वैल्यू, ठीक है। वैल्यू बच्चे सही लिखे, लेकिन यहाँ पर माइनस लिख देते ना। देखो साकेत, उदय का तुमने आंसर देखा? साकेत, उदय के आंसर में एक चीज नोटिस करना, क्वेश्चन क्या था वो देखना। राइट द वैल्यू, चार्जेस की वैल्यू लिखो जो इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे है। उदय ने देखो क्या किया, सीधा सीधा उसने वैल्यू लिख दिया। इलेक्ट्रॉन पे जो वैल्यू है ये है, प्रोटॉन पे जो वैल्यू है ये है, न्यूट्रॉन पे जो वैल्यू है ये है। उसने साइन भी यहाँ लगा दिया है ना, यहाँ देखो नेगेटिव साइन लगा रखा है, पॉजिटिव साइन यहाँ लगा रखा है, जीरो साइन यहाँ, जीरो मतलब जीरो यहाँ लिख रखा है। तो ये एक कंप्लीट आंसर है, इनफ आंसर है। तुमको अलग से ना, मतलब अलग से लिखने का कोई नीड नहीं है। वो मैंने पिछले टेस्ट में भले ही अलग से पूछा था, वो क्वेश्चन ही था, तो यहाँ तुमको लिखने का अलग से जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक गलती तुमने बच्चे ये कर दी कि यहाँ तो भले ही लिखा वो ठीक है, लेकिन यहाँ तुमको माइनस साइन लगाना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन पे जो साइन होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तुमने लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगाया, ये गलती हो गई थोड़ी। ऑल्दो लिखा है यहाँ पर नेगेटिव तुमने लिखा है, लेकिन यहाँ तुमने मैग्नीट्यूड लिखा है। तो एक चीज क्या समझ आए तुमको साकेत, कि अलग से नहीं बताना, साइन के साथ ही बता देना, ठीक है। अभी मैं तुमको पूरे मार्क्स दे रहा हूँ क्योंकि तुम यस नॉलेज थी, है ना, नॉलेज थी, तो उस बेसिस में मार्क्स दे रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर आपको 1.5 मार्क्स मिल गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, ऐसे पढ़ते रहो। राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड एक्सप्लेन देम। तीन प्रॉपर्टी, चार्ज की तीन प्रॉपर्टी लिखो और एक्सप्लेन करो। ओके, द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, वेरी गुड, ये नाम सही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी नाम सही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी ठीक है। चार्ज कैन, अब देखो उदय, उदय की आवाज नहीं आ रही काफी देर से। हाँ सर बोलिए। ये कह रहा हूं मैं कि, हाँ, ये कह रहा हूं मैं कि देखो एडिटिविटी ऑफ चार्ज तुमने लिखा है ना यहाँ पर, तो अब ऐसा नहीं कि एडिटिविटी चार्ज के बाद ये लिख दो फिर ये लिख दो। अगर तुमने एडिटिविटी लिखा है उसके आगे ही एक्स को एक्सप्लेन कर दो। एक बात बताओ, टीचर को क्या पता कि ये तुमने किसके लिए लिखा है ना, एडिटिविटी और चार्ज के बारे में लिखा है, टीचर को थोड़ी पता। तो आगे से क्या करना, तुम इसके आगे ही इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। अलग से ऐसे मत करना, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सर वो हड़बड़ी में हो गया था। हड़बड़ी में क्या, अभी तो ये तो पहला दूसरा तीसरा ही क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या हड़बड़ी। और हड़बड़ी क्या मतलब, अलग से तुम और नीचे का यही साथ साथ लिख देते तो वो आसान होता है, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी देखते हैं आगे। चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, कंटिन्यूअस की स्पेलिंग में यहाँ है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, वेरी गुड। यहाँ पर Q इक्वल टू एनी भी लिख देते ना, तो और सोने पे सुहागा हो जाता है, मतलब एकदम कंप्लीट आंसर हो जाता तुम्हारा। नेट चार्ज ऑन यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वाला था आपका इसके लिए, ये वाला था आपका इसके लिए, ये वाला था आपका इसके लिए। ये बात मेरे को तो पता है, लेकिन टीचर को भी पता होगी, लेकिन अगर आपने उसके सामने नहीं लिखा तो आपके थोड़े मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। हो सकता है, टीचर के मूड पर डिपेंड करेगा। तो ये अगर लिख देते तो यहाँ पर आपको बच्चे मिलेंगे 4 मार्क्स, ठीक है। 4.5 का, लेकिन 4 मिलेंगे बस, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला लिख देते तो कंप्लीट आंसर हो जाता आपका, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना है और एक्सप्लेन भी करना है, ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज ये क्या है, क्योंकि 4.5 मार्क्स समझ रहे हैं आप, कम नहीं है। साकेत ने क्वेश्चन नंबर 3, नेट चार्ज इज कंजर्व्ड, नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वेरी गुड, ठीक है। when ये क्या, when two different insulating body are rub against each other, electron is transferred from one body to another, ठीक है। चार, ये मतलब समझा नहीं मैं, ये क्या है साकेत, ये मतलब कौन सा वो है साकेत? ये 3 नंबर का क्वेश्चन समझे तुम क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि 3 प्रॉपर्टी लिखनी है आपको चार्ज के बारे में और उसको एक्सप्लेन करना है। पहले उन 3 प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। जैसे देखो उदय ने कैसे नाम लिखा है, पहले पहले नाम लिखा तीनों का, उसके बाद तीनों का एक्सप्लेन किया। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि एक्सप्लेन साथ साथ करना उसको, लेकिन बाकी सारी चीजें उदय ने एकदम से किया कि नाम लिखा। यहाँ साकेत तुमने नाम नहीं लिखा, मैं समझ नहीं पाया उसको, नेम भी करना था ना। और ये थर्ड क्वेश्चन तुमने केवल इतना ही किया है साकेत।
जब सर बाद में करेंगे सर, फोन आ गया था घर से सर, तो आपको बोले सर 5 मिनट रुकने, तो हमने 5 मिनट सर था, ज्यादा टाइम ले लिए लेकिन नहीं लिख पाए सर। साकेत, पर ये तो साथ साथ लिखना था ना, ये तो थर्ड क्वेश्चन था ना। मैं ये 11th या 12th 11th जितने भी क्वेश्चन थे, लास्ट क्वेश्चन थोड़ी था, थर्ड क्वेश्चन तो तुमको साथ साथ लिखना चाहिए था ना। ये तो तुमने पूरा ही छोड़ दिया, और इतना आसान था, देखो उदय ने कितना अच्छा लिखा है। तीनों जो पढ़ाए थे मैंने, तीनों उसने लिख दिया है ना। तो यहाँ पर साकेत तुमको मार्क्स मिलेंगे केवल, यहाँ पर मिलने चाहिए तुमको 1 मार्क, 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि वैसे ही 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, तुमने इन दो के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, और इसमें भी तुमने उसका नाम नहीं लिखा, तो यहाँ तुम्हारा हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, तो केवल 1 मार्क्स मिलेगा तुमको। तो ठीक है, ध्यान देना साकित आगे से। व्हाट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है? When two different insulating bodies are rubbed against each other, electron is transferred from one body to another. ये है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो कि कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का था। ठीक है, सही आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, 2 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, वेरी गुड। साकेत का देखते हैं। When two different insulating body are rubbed against each other, electron is transferred from one body to another. This is known as, very good बच्चों, बहुत अच्छे, ऐसे ही बढ़ते रहो, देखो तुम बहुत बहुत अच्छा करोगे अपने एग्जाम्स में। Which method is used to charge a conducting body? Conducting, देखो मैंने आपको ये यहाँ तो कुछ लिख ही नहीं रहा। कंडक्टिंग बॉडीज कैसे चार्ज होती है, मैंने आपको 3 तरीके बताए थे बच्चों। पहला, आई मीन कोई भी बॉडी चार्ज किन तरीके से होता है, 3 तरीके बताए थे: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी बोल सकते हैं। अब देखिए, फ्रिक्शन जो था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, वो केवल इंसुलेटिंग बॉडी के लिए था। चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर चार्जिंग बाय कांटेक्ट, एक्चुअली वो कंडक्टर बॉडी के लिए था। तो क्वेश्चन मेरा वही है कि कौन सा मेथड जो है वो चार्ज करने के लिए, कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करने के लिए, तो मेथड का आपको नाम बताना था बस, और कुछ नहीं। तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। आप चार्जिंग बाय इंडक्शन लिखा है, ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन। उदय पता है, केवल इतना भी लिख देते ना तो आपका आंसर सही हो जाता, ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी, केवल नाम पूछा था। तो वेरी गुड, आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो कोशिश करना कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट लिखो। क्यों? क्योंकि बच्चे चार्जिंग बाय कांटेक्ट, आई गेस चार्जिंग बाय इंडक्शन आपके सिलेबस में हट चुका है। आंसर गलत नहीं है, लेकिन अगेन मैं जैसे कह रहा हूँ कि टीचर, क्योंकि कांटेक्ट है आपके सिलेबस में, इंडक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इंडक्शन आपने लिखा तो हो सकता है मार्क्स काट दे टीचर, तो कांटेक्ट लिखना है, बाकी जवाब इंडक्शन या कांटेक्ट दोनों हो सकता है। चार्जिंग बाय, चार्जिंग में कौन सा लिखेगा ना? चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग में कौन सा लिखेगा? तुम गलत लिखे हैं ना? नहीं नहीं, मैंने बोला तो कि सही है वो, चार्जिंग बाय इंडक्शन भी सही जवाब है, बस आपके सिलेबस से हट चुका है इंडक्शन। आगे से ध्यान रखना चार्जिंग बाय कांटेक्ट लिखने का। चार्जिंग बाय कंडक्शन इन्वॉल्व द कांटेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अ न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हो। द कांटेक्ट, कांटेक्ट आपने लिखा, चार्जिंग बाय कंडक्शन इन्वॉल्व द कांटेक्ट ऑफ अ चार्ज बॉडी टू अ न्यूट्रल बॉडी। ठीक है बच्चे, ये आंसर भी आपका ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ भी आपको 1 मार्क पूरे मिलेंगे। ओके ठीक है, देखता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन। आपका ये वाला टेस्ट पिछले टेस्ट से काफी अच्छा गया था, मेरे को बहुत मजा आ रहा है टेस्ट ये चेक करने में, पता है, बहुत बहुत अच्छा दिया आपने, वेरी गुड, अब तक एटलीस्ट। विच मेथड इज यूज टू चार्ज, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द टर्म कंडक्टर एंड इंसुलेटर विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ कंडक्टर और इंसुलेटर बताना है। when the explain the terms, the material which passes electric current थ्रू इट, तो वो होता है आपका कंडक्टर, वेरी गुड। जैसे एजी, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, वेरी गुड। यहाँ कितने मार्क्स का था ये? 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन था आपका 3 मार्क्स का, तो 1.5 मार्क्स तो यही मिल गए उदय को, है ना, 1.5 मार्क्स। चलो एक बारी में लिख दूंगा, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज नोन एज। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फुल आउट ऑफ फुल, बहुत अच्छे बच्चों। साकेत का भी देखते हैं। कंडक्टर आर दी सब्सटेंस थ्रू विच electricity can flow are called conductor, very good. Insulator are the substance through which electricity cannot के साथ आर नहीं आएगा बच्चे, पर वो इंग्लिश के मिस्टेक है, तो उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। फ्लो कॉल्ड इंसुलेटर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। साकेत, बच्चे एक चीज देखो, आपने यहाँ कंडक्टर लिखा, कंडक्टर का एग्जाम्पल आप यहाँ लिख देते, और इंसुलेटर लिखा, इंसुलेटर का एग्जाम्पल यहाँ लिख देते। ये आपने विद एग्जाम्पल लिख दिया, ये आपने ये नहीं बताया कि किसका एग्जाम्पल है। यस सर। कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये किसका एग्जाम्पल है बताओ?
किसका है साकेत बताओ? कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब एग्जाम्पल किसके? कंडक्टर के या इंसुलेटर के? बोलो साकेत। कंडक्टर के सर। कंडक्टर के है ना, तो आपको लिखना चाहिए था ना बच्चे, यहाँ पर मतलब यही लिख देते कि कंडक्टर, और आपने इंसुलेटर का लिखा ही नहीं कोई सा एग्जाम्पल। तो टीचर तो ये भी समझ लेगा कि इंसुलेटर के नीचे है, तो यहाँ पर आपने जो लिखा होगा इंसुलेटर के लिए लिखा होगा, है ना, तो इंसुलेटर के हिसाब से तो गलत हो गया ये। और कंडक्टर के हिसाब से कैसे टीचर को कैसे पता है कि ये कंडक्टर वाला केस है ना? तो ये आगे से ध्यान रखना कि क्या करने का, ये करना मैं बता देता हूँ। कंडक्टर लिखा ना, तो यहीं पर उसका एग्जाम्पल लिखना, ठीक है, यहीं पर एग्जाम्पल लिखना। और इंसुलेटर लिखा ना, तो इंसुलेटर का एग्जाम्पल यहाँ लिखना। फिलहाल आपने अगर बोला कि ये इसका है और इसका आपने नहीं लिखा कुछ, तो मैं आपको केवल उसके मार्क्स डिडक्ट कर रहा हूँ जो आपने लिखा नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपके मार्क्स हो जाएंगे इसमें से 3 में से 2.5 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। यस सर। ठीक है, सही है, फिर भी काफी अच्छा पिछले टेस्ट से। राइट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये आपका 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की वैल्यू लिखने। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, वेरी गुड। प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻², वेरी गुड, बहुत सही। डेढ़, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। उदय के मार्क्स कटे भी है कहीं अभी तक? लग तो नहीं रहा। फुल, बहुत फुल कटा आउट है ऑफ सर। कटा है। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एमी, बच्चे ये क्या किया साकित? साकित ये क्या लिखा है? माइनस, यस सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस। साकेत मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, केवल चार्ज नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का केवल चार्ज इज इक्वल टू, या फिर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो चार्ज नेगेटिव होता है, मास नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी क्वांटिटी का मास नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आपका गलत हो गया, यहाँ पर मार्क्स पूरे पूरे कटेंगे। आपने नेगेटिव लिखा ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास आपने बिल्कुल सही लिखा है। न्यूट्रॉन का मास भी आपने बिल्कुल सही लिखा। ये गलती पता पड़ी साकेत? नेगेटिव नहीं हो सकता मास, याद यस रखना, सर, अगर माइनस। कहीं लिखा है तो उसको सही कर लो, है ना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1.5 में से यस। 1, ठीक है। तो गलती पे ध्यान दो, यस सर। लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा किया आपने पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट कैन, देखो किसी बॉडी को अगर चार्ज करे तो कैसे हो सकता है वो लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके, या दोनों तरीके से, या किसी से भी नहीं? बताओ मेरे को, पहले डिस्कस करो बाद में मैं लूज चेक करूंगा। इलेक्ट्रॉन दोनों हो सर। जाएगा, दोनों हो जाएगा। लूज नहीं, लूज लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। साकेत ने बोला लूज, उदय ने बोला दोनों। साकेत देखो, उदय तुम भी देखो, एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें कर दिया, ठीक है। ए सर से, ए से इलेक्ट्रॉन बी में दे दिए है ना। ए से इलेक्ट्रॉन निकाला और बी में दे दिया, तो ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा सर साकेत? नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि उसने ए निकाल के पर, दे दिए इसको। ए पर कौन सा चार्ज आएगा साकेत? नेगेटिव सर। बच्चे मैंने बताया था किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो, पॉजिटिव चार्ज करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अगर इलेक्ट्रॉन निकाला है तो कौन सा चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। फिर से बता रहा हूँ, किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो ए से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो ए पे कौन सा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। नहीं समझाएगा, फिर से नहीं समझे, मैं बताता हूँ। मैंने लिखवाया था हिंदी में एक चीज कि किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो क्या करो, इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दो, है ना, यस सर। है ना। यानी कि मैं ये बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर मैंने बी में डाले, सर आपने बोला, बोलो हाँ सर। बोलो, बोलो। तो इसमें क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स में डाल दिए ना। हाँ, ए से निकाल के मैंने बी में डाले ना इलेक्ट्रॉन, ए से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले और बी में डाल दिए। तो बी में इलेक्ट्रॉन डाले तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी को सर नेगेटिव नेगेटिव होगा, चार्ज करना नेगेटिव। होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें डाल देते, तो बी में इलेक्ट्रॉन डाला तो बी में नेगेटिव आएगा बच्चों, और ए में कौन सा यस चार्ज यस। आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर समझ नहीं आया तो फिर से अच्छा एक्सप्लेन yes, yes। करूं? मैं सर मैं बोलूँ एक बार।
सर बोलो। किसी बॉडी को अगर नेगेटिव चार्ज देना है तो उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दो, और किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ये बोलते वेरी हैं आप। गुड, है ना? तो यही मैंने बताया था ना। तो अभी मैंने क्या किया, जस्ट उसका रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया मतलब कि आपको स्टेटमेंट का वाइस वर्सा कर दिया मैंने, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर मैंने निकाल के इसमें डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकाला, तो पॉजिटिव चार्ज जब करना होता है तभी निकालते हैं ना। और यहाँ पर निकाला है तो जाहिर सी बात है, ए पे कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा। बी पे कौन सा चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट कैन, अगर कोई बॉडी चार्ज होती है तो वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, बॉडी दोनों में से मेरे को ये बताओ, बॉडी ए चार्ज है या बॉडी बी चार्ज है? सर साकिब। बॉडी आपका दोनों है सर। हाँ दोनों चार्ज है सर। उदय, कौन सी बॉडी चार्ज है? बॉडी ए चार्ज है, बॉडी बी चार्ज है? सर बॉडी बी चार्ज है सर। नहीं, साकिब ने सही नहीं बोला। सर ए चार्ज है, ए चार्ज दोनों है। बॉडी, अरे नहीं बच्चे, ए कैसे चार्ज है? दोनों पे चार्ज है, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव चार्ज है। सर हेलो, वो नहीं बोल रहा हूँ सर, आपने बोला ना कि इसमें एक में क्या चार्ज है, तो सर एक में आपको पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, और सर ये दोनों में बोला कि चार्ज तो है दोनों, ही। हाँ मेरा क्वेश्चन सुनो, मैंने बोला था कि दोनों बॉडी ए और बी में से कौन सी बॉडी चार्ज है, ठीक है? तो दोनों ही सर चार्ज है। दोनों चार्ज है। एक पे यस सर, पॉजिटिव है, यस सर। दूसरे पे हमसे ये थोड़ी पूछा कि कौन सी बॉडी, किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे हाँ सर, आप नेगेटिव। सही बोले। केवल इतना बोला कि यस चार्ज कौन सी है, तो दोनों ही चार्ज है। अब सवाल ये है कि जब यस दोनों ही सर, चार्ज यस है, सर। तो यानी कि हम तो ये कह सकते हैं ना कि बॉडी चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लो तब भी हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन डाल दो तब भी हो जाएगी। तो यानी कि लूज इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन दोनों ही सही है। तो यानी कि बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन। समझ आया? किसी बॉडी को यस चार्ज सर, करना हो तो दोनों तरीके से हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर देगी तो भी चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो भी चार्ज हो जाएगी। समझ आया? यस सर। एट क्वेश्चन यस का सर। आंसर आपका सी है। तो ये देखते हैं एट में आपने क्या किया है। एट में बोथ इस पे टिक लगाया ना, तो वेरी गुड। ये 1 मार्क का था तो 1 मार्क मिलेंगे। साकिब ने क्या किया देखते हैं। सर लूज अंदाजा मार दिए थे। साकिब, गलती हो गई ना बच्चे? साकिब यस सर। तो ना यहाँ मार्क्स कटेगा। कॉन्सेप्ट समझ आ हाँ गया? सर। क्या होगा, बोथ हाँ होगा सर, उसमें। समझ हाँ। गया। यस सर, यस। 3 क्वेश्चन बचे हैं आपके। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने कराया भी था क्लास में। देखते हैं। 10th किया है। गैस, ये क्या लिखा है? गैस रॉड इज रब्ड विद, अच्छा ये 11th का है क्या? और 10th ऊपर क्वेश्चन ऊपर ऊपर आपने, नाइन नाइन ओके आई एम नाइन सॉरी, आई एम नाइन। सॉरी, आई एम सॉरी, मैं वो देखनी था। हाउ मेनी 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आर देयर इन, ये जवाब आपका सही है। ये क्या है बच्चे? मैंने बताया था ना गलती। 8, ये क्या है? ये लिखा है आपने, देखना उदय, ये लिखा है आपने, ये है क्या? नहीं सर, थोड़ा पावर सा में है अलग ना होगा। 18, 18 पावर में है ना, पहली चीज पावर में 18 है ना? क्या बोले? हाँ सर। 18 पावर में है ना, तो सर पहली चीज मिस्टेक हो आपको गया। पावर में लिखनी चाहिए थी, आपने गलत जगह पर लिख दी पहली चीज तो ये। और ये आया कहाँ सर से ये गलती हो जाएगा पूरा इसमें। आया कहाँ से? सर 1 कूलम हम चाहते हैं ना सर, इसलिए। अरे फॉर्मूला कौन सा लगा वो आपको बताना पड़ेगा ना, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगाया। क्वेश्चन ने पता है क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला है कि चार्ज की वैल्यू अगर आपको दे रखी हो, मींस अगर ये वैल्यू आपको दे रखी है 1 कूलम, ये दिख नहीं रहा है ये शायद, हाँ 1 कूलम अगर ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिंपल ये करना था आपको, तो सीधा लगा दो Q इक्वल टू एन ई। तो N क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। इसको सॉल्व करो। Q कितना दे रखा है? Q आपको दे रखा है 1 कूलम, और E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कटेगा, ये क्या बचेगा आपको? 1 अपॉन, इसको ऊपर ले जाओ, 10 इंटू 10⁻⁻19, एक्चुअली +19, और 1/6। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻18, ये आएगा इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, तो आपका आंसर, नहीं ये अच्छा नहीं लगा मेरे को आंसर, तो यहाँ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और साकेत ने तो किया ही नहीं। साकेत क्यों नहीं सर किया समझ बच्चे? लीजिए।
साकिब इसके आगे कुछ नहीं किया तुमने, 2 ही पेज में किया बस। वाला सर आंसर हमको पता था सर, लेकिन हम सर नहीं लिखे सर। हम वो थोड़ा वो 10 और 11 10 नंबर और 11 नंबर से था नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, आगे से टेस्ट में ध्यान देना, लेकिन ऐसे नहीं करना, सारा तुमको अटेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्लास रॉड इज यस रब्ड सर। विद सिल्क। एक ग्लास रॉड थी, उसको सिल्क के साथ रब किया, ठीक है, रब किया। अब आगे कह रहा है कि सिल्क एक्वायर द चार्ज ऑफ -4.8 माइक्रोकूलम। अब सिल्क के ऊपर जो चार्ज आ गया ना, वो आया -4.8 माइक्रोकूलम का। ओके, आगे कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन ग्लास रॉड। ग्लास रॉड के ऊपर कितना चार्ज आएगा। देखो कितना बेसिक और कितना इजी सा क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये सिंपली, ठीक है। पहले पहले कितना चार्ज था बच्चों, जब रब नहीं किया था तो कितना चार्ज था, इस पे कितना चार्ज था। ये है ग्लास, ये है सिल्क, कितना चार्ज था बताओ। हेलो, सर 6 into 10 पे 8 इलेक्ट्रॉन्स में है। अरे ये क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन वो दूसरा है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद, अभी सारा सब कुछ भूल जाओ, बस एक ग्लास है, एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क है। अभी इनके ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0 है ना, कुछ नहीं बोला यहाँ पे, सिचुएशन में न्यूट्रल स्टेट में, तो 0 चार्ज है दोनों पे। अब क्या किया हमने, दोनों को रब कर दिया। रब किया तो हमको ये बताया गया कि सिल्क के ऊपर जो चार्ज आया वो कितना आया, वो आया -4.8 माइक्रोकूलम। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन ग्लास रॉड। ग्लास रॉड के ऊपर कितना चार्ज आएगा, कितना आसान है। अरे बच्चों देखो, पहले चार्ज कितना था, 0 था, तो बाद में भी तो चार्ज 0 ही रहना चाहिए ना पूरे सिस्टम का। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यही सिखाता है हमको कि पहले 0 था तो बाद में भी 0 रहना चाहिए। लेकिन हमको दिख रहा है कि ये 0 नहीं है, इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आया जो कि दिख रहा है, तो इस पे जाहिर सी बात है हमने रब किया होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा ना। इस पे नेगेटिव गया है तो इस पे पॉजिटिव यस आया सर। होगा, है ना, तभी तो यस सर। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, तभी तो इसके ऊपर नेगेटिव आया। तो जितना इस पे नेगेटिव आया उतना ही तो उस पे पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि ग्लास रॉड पे हम बोल सकते हैं कि +4.8 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। यस सर, सही बोला। ठीक है, तो ये था, तो फाइंड चार्ज ऑन ग्लास रॉड। आगे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है वापस से, तो सीधा आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू एनी वाले फॉर्मूले से। तो हाँ, Q इक्वल टू एनी वाले फॉर्मूले से, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई ई। Q आपको पता ही है, ये रहा 4.8 माइक्रोकूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो माइक्रो को सॉल्व करोगे, मतलब कूलम होगा, कूलम से कूलम कट जाता, माइक्रो बचता। सर ये इसका वैल्यू लिखे हैं, क्या 1.6 into 10⁻19 कूलम, ये वाला वन वन बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन का। फॉर्मूला है एलिमेंट्री चार्ज लिखा है मैंने यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। अब इसको जब डिवाइड करोगे, देखो इसको डिवाइड करने पे 3 आएगा, और इसको जब ऊपर ले जाओगे तो ये आपका आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा 13। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको फिलहाल रफ कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये चीज थी, तो ये आपका आंसर हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, समझे। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ था। उदय ने किया है क्या 10th क्वेश्चन, नहीं किया, नहीं किया। नहीं किए ना। नहीं, क्वेश्चन आगे से मत लिखना, मैं बता रहा हूँ फिर से। साकेत ने तो बिल्कुल नहीं किया, तो यहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन एक चीज करनी है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि टेस्ट मैंने दे दिया, डिस्कस कर दिया, हो गया। अब मेरे को सारा का सारा टेस्ट फिर से चाहिए। आपको एक न्यू नोटबुक खरीदना है, देखो आपको एक न्यू नोटबुक खरीदना है, उसमें क्या करना है, अब जो वापस से टेस्ट आप देंगे ना बच्चों, थोड़ा मेहनत करना होगा आपको। यस सर, मेहनत करेंगे। करोगे ना, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा लगा। पूरा करेंगे सर, पूरा करेंगे। आपको अब काम क्या करना है, एक मिनट, मैं एक लास्ट काम करता हूँ, उसको डिस्कस कर लेता हूँ 11th क्वेश्चन को, फिर वो करेंगे हम, ठीक है। कितनी देर की मीटिंग बच रही है हमारी, ये है 4 मिनट की बच रही है, तो इजीली हो जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं इन द क्वेश्चन अबव मीन 10th क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम विच बॉडी टू अनदर। कौन सी बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। देखो जब हमने ग्लास और सिल्क को रब किया था, तो मेरे को बता सकते हो, देखो सिल्क पे आया था नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको दे रखा -4.8 माइक्रोकूलम, तो सिल्क पे आया नेगेटिव चार्ज। मेरे को ये बताओ, ये कह रहा है
कि किस बॉडी इलेक्ट्रॉन किस बॉडी से दूसरी बॉडी में गया होगा, कौन सी सर बॉडी से नेगेटिव से बॉडी में। पॉजिटिव क्या होगा? मेरे को ये बताओ, ये है जी, ये है एस। जी मीन्स ग्लास, एस है सिल्क। तो ग्लास से सिल्क में इलेक्ट्रॉन गया या सिल्क से ग्लास में इलेक्ट्रॉन गया? सर गिलास से सिल्क से ग्लास में गया सर। सिल्क से ग्लास में। ये है उदय का जवाब। साकेत का जवाब क्या है? ग्लास से सिल्क में गया सर। ग्लास से सिल्क में गया। उदय बच्चे ध्यान दो, वेरी गुड साकेत। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन यहां से निकले होंगे तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन इसमें घुसे होंगे ना, सिल्क में इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यस सर यस। तो नहीं यस समझे? सर। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? ग्लास से सिल्क में जाएंगे तभी तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सिल्क में इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे तभी नेगेटिव चार्ज आएगा ना। तो इसका मतलब ग्लास से सिल्क में इलेक्ट्रॉन गए हैं। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। आगे कह रहा है कैलकुलेट मास ट्रांसफर ऑल्सो। अब कितना मास ट्रांसफर हुआ? तो मास ट्रांसफर के लिए मैंने बताया था कि मास ट्रांसफर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो सीधा आप निकाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻20 एक्चुअली -31 किलोग्राम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे? यहाँ से हमने जो निकाला था 3 इंटू 10⁻13 है ना। तो उससे आपको केवल मल्टीप्लाई कर देना था। कहाँ चला गया, कहाँ गया, कहाँ कर रहे थे हम? सर इसमें थोड़ा सा हम हेलो वेट, हाँ ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पर सीधा सा मल्टीप्लाई कर देते 3 इंटू 10⁻, जो भी था 13 था। तो जो आता वह किलोग्राम में आता, तो वो आपका फाइनल आंसर होता। पूछो उदय। सर 11 का हम ना मतलब क्या बोलता है एक ये मतलब कुछ खास नहीं लिखे थे सर इसको मैं ज्यादा मतलब इसमें सर हम गलता थोड़ा सा हेल्प लिए थे झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, हेल्प लिए थे व्हेन टू सर कहाँ से लिखा है हेलो? टू सर अनदर। वैन से लिखा है सर। नहीं बच्चे, ये तो आंसर नहीं हुआ, तो आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आंसर नहीं ये सर हुआ। हेलो। लो, सर मैंने वैन से मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना उसका सर वैन से लेकर जो अनदर तक से वहां तक मैंने आपने से लिखा। फिर सर कैलकुलेट मास ट्रांसफर इसको मैंने गूगल से देखा था और इसको यहाँ से लिख दिया। ना ना, ये तो कुछ और ही है बेटा, ये तो अलग ही इसीलिए सर चीज आ मैंने गई। लिख दिया। ये सब, हाँ सर ये बता सब, दिया आपको कि ये सर आउट नहीं ऑफ। सर मैंने आपको सर बता दिया कि मैंने कहाँ देखा था। अब आगे से मैंने एकदम नहीं देख के लिखा वेरी है गुड, आपने से ऑनेस्टी लिखा के है। लिए, ऑनेस्टी के लिए बहुत अच्छे। लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरे टेस्ट का डिस्कशन। तो आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको एक नोटबुक खरीदना है। जल्दी से बता दे रहा हूँ कितने देर का काम, कितने मिनट का टाइम हम पे बचा है। 1 मिनट से अंदर का टाइम। ज्वाइन हो जाना फिर से, ज्वाइन हो जाना फिर से। ठीक है, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि आपको क्या करना है ना। टेस्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, ये हमारा सेकंड टेस्ट था। तो आपको क्या करना, 1 सेकेंड, आपको दिख तो रहा था ना, क्योंकि मतलब ये सब दिख रहा था ना आपको, जो मैं ऊपर नीचे कर रहा था स्लाइड, क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा कि स्क्रीन। सारा दिख रहा था। आपको समझ आया ना जो डिस्कशन हमने किया? ठीक है, ये सारा दिख रहा था। गुड, है ना। तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि अब आपका काम ये है कि ये हमारा था सेकंड टेस्ट था। आपको क्या करना है, नोटबुक बनाना है एक अलग से, एक थोड़ा सा मोटा नोटबुक लेना है, और उसमें क्या करना है, जो भी टेस्ट है। अब जैसे उदय ने क्या किया था, उदय ने एक चीज की थी कि उसने क्वेश्चन भी लिखा था। तो आपको टेस्ट करते वक्त क्वेश्चन नहीं लिखना है। ठीक है, टेस्ट करते वक्त क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन कब लिखना है आपको? क्वेश्चन लिखना है बच्चों जब आप न्यू नोटबुक लेना, उसमें जब मैं जब डिस्कस कर चुका हूं, जब हम ये टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद आप सेम टेस्ट को अच्छे से मतलब जैस वही कि आपको क्या करना है, जब हम ये डिस्कस कर लें टेस्ट, जैसे कि आज हमने टेस्ट पूरा डिस्कस कर लिया, तो अब आपका काम क्या है, वो जो नोटबुक आप लेंगे उसमें आपको क्वेश्चन सहित जो क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पर, यानी कि जो क्वेश्चन आपका ये था, एक क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है। आंसर कहाँ से लिखना है? आंसर अब वहां से लिखना है जो हम ये डिस्कस कर ले। हो सके तो वीडियो ही खोल लेना, मतलब क्योंकि यहाँ पर तो अब मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा बहुत अजीब ही हो गया है, सर तो आप यहाँ से सर आपने बोला ही ना कि सर सर जो टेस्ट लीजिएगा आपसे करता है तो उसको पहले जैसे जब चेक करिएगा उसमें से जब गलती निकलेगी उसको सही बताइएगा तो उसमें सर वो नोट्स करना है उसको और से लिखना है।
इसको अच्छे से पहले दिमाग में भी फीड करना है आपको, और मतलब जब आप नोटबुक में लिख रहे हो तब तो करना ही है, मतलब तब आप ऐसे कर सकते हैं कि वीडियो भी चला सकते हैं आप। अच्छा पता है क्या होगा, वीडियो ही होगा, आपको फिर नोट्स से का हेल्प रिवाइज ले नहीं लेंगे, होगा। क्या? वीडियो भी देख लेंगे, नोट्स में हाँ, मतलब अगर रैक आपको वन फिर था से तो नोट्स देख फिर से लेंगे। रिवाइज भी हो जाएगा वो चीज, और ये चीज भी हो जाएगा कि आप गलती भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गलती होने का थोड़ा चांस है, मतलब कि क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा ज्यादा ही वो कर दिया, यही सॉल्यूशन कर दिया, तो यहाँ से मे भी आप गलती कर देंगे, है ना। और पहली दूसरी चीज तो ये कि इसका पीडीएफ तो मेरे पास है, चलो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो इतनी चीज क्लियर हुई बच्चों, ये चीज करना है, मैं आपका नोटबुक देखूंगा इसमें, ठीक है। न्यू नोटबुक आप लीजिए, और उसमें जितने भी टेस्ट आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी देंगे वो सारे उसमें रहेंगे, ठीक है। और वो आपको वही रिवाइज करते चलना, टाइम टू टाइम। आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्जाम्स में, ठीक है। समझ आ गई ये चीजें? यस सर। किसी भी तरह का हाँ कुछ भी सर। डाउट मन में? सर पक्का? नहीं सर। ठीक है, तो आज यस के लिए सर। इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको भेज दूंगा, उसमें आपको मतलब आगे का चैप्टर हम करेंगे, और चैप्टर ज्यादा नहीं, 3 लेक्चर का बचा है, उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके। थैंक यू सर। ओके बच्चों। यस सर, थैंक यू। ओके। गुड नाइट सर। नाइट। गुड नाइट। साथ पढ़ के बहुत मजा लगा। ओके, थैंक यू। अच्छे से पढ़ो। बाय सर।